हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 8th के एसएसटी में ज्योग्राफी वाले पोर्शन की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम उठा रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में इस बात को बताया जाएगा कि रिसोर्सेज कहते किसको हैं, किन चीज़ों को हम रिसोर्स मानते हैं और किन चीज़ों को रिसोर्स नहीं मानते हैं, कितनी तरह के रिसोर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, उसकी हम यहाँ पर डिटेल बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट, रिसोर्सेज कैसे डिफाइन करते हैं, रिसोर्सेज किन चीज़ों को कहते हैं। एक बात अच्छे से यहाँ समझ लेना है कि रिसोर्स हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, ऐसे सोर्सेज जो हमारी नीड्स को, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखना चाहें तो ए रिसोर्स इज़ अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच ए बेनिफिट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड दैट हैज़ सम यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, कौन सी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रही है, हमारी जो वांट्स हैं उसको फुलफ़िल कर पा रही है, तो वो उस गुड्स की यूटिलिटी होती है। जैसे मोबाइल, अभी आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में, तो मोबाइल आपके लिए यूज़फुल है, वो यूटिलिटी है मोबाइल की। तो यूटिलिटी क्या होती है, रिसोर्सेज की जो यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के, उनको हम उसकी यूटिलिटी बोलते हैं। रिसोर्सेज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। रिसोर्सेज को हम उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो रिसोर्स को कैसे आप समझेंगे, रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं और जिसमें कुछ यूटिलिटी होती है। अगर किसी गुड्स में कुछ यूटिलिटी है तभी वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है। अगर वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, इसका मतलब उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। अब यूटिलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो किसी रिसोर्स को, किसी सब्सटेंस को जो है वो कन्वर्ट करते हैं कि वो कैसी उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है उन चीज़ों की। तो टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ है जो किसी सब्सटेंसेस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, थ्रू द टाइम, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती है वैसे वैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो रिसोर्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। There are two factors that are responsible for changing substances into resources. These are time and technology. Both are important for completing the needs of people. Even we people are an important resource. पीपल जो है वो भी एक बड़ा रिसोर्स है। आगे हम जब इस वीडियो में जब बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी बात भी की जाएगी, वो हम पीपल हैं, वी द पीपल। द creation of new resources have taken place only because of ideas, discoveries, knowledge and inventions carried on by people of different needs. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ से बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रिसोर्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप होते जाते हैं, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो है आइडियाज़, डिस्कवरीज, नॉलेज और इन्वेंशंस। एवरी डिस्कवरी एंड इन्वेंशन हैज़ लेड टू सेवरल न्यूअर वंस एज वेल। वंस फायर वॉज डिस्कवर्ड, इट लेड टू पीपल लर्निंग टू कुक एज वेल। कुछ भी नया होता है, कुछ भी अगर नई चीज़ खोजी जाती है तो वो इनोवेशन होता है, और उस इनोवेशन से जो भी सोर्सेज हैं वो रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे जब फायर डिस्कवर किया गया, जब आग की खोज की गई, तो उससे जो है खाना पकाने का जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ। सिमिलरली एज द व्हील वॉज डिस्कवर्ड, जब पहिए का आविष्कार हुआ, जब पहिए की खोज की गई, तो जो ट्रांसपोर्ट के अलग अलग
मोड हैं वो डिस्कवर हुए। एज द क्रिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, द फास्ट फ्लोइंग वाटर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई तो जो फ्लोइंग वाटर हैं जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाने लगा और वो एक बड़े सोर्स में जो है वो काम आने लगे। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है वो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनको कितनी कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जिसको मैन मेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है। ये 3 रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में 3 रिसोर्सेज की बात बेसिकली यहाँ पर क्लास 8 में की जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इनको अलग अलग हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचर, जो हमें नेचर से मिला है, जिसकी सप्लाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। Those resources which you can easily draw from nature and can use them directly without any further modification are known as natural resources। उसको एज इट इज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, एज इट इज़ उसको यूज़ करते हैं, उसमें कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं की जाती है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग में नहीं लाया जाता है, उसको एज इट इज़ करते हैं, तो इसको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। द वाटर फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स, the air around us used for breathing, minerals of different types, soils, all these are examples of the natural resources that are present around us. We use all such resources directly. These are also free gifts from nature. Air, water, soils, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये फ्री हमें गिफ्ट मिला है नेचर से, इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। वाटर फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स, एयर, मिनरल्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स एंड सॉइल्स। नेचुरल रिसोर्सेज दो अलग अलग पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक को हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, जिनका रिन्यूअल होता है, उसको हम रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी एग्जाम्पल में। और नॉन रिन्यूएबल जो है, जिसको हम बस यूज़ करते जाते हैं, उसकी लिमिटेड सप्लाई होती है, बार बार उसका रिन्यूअल नहीं हो सकता है, वो एक बार यूज़ करने पर ख़त्म होता जाता है, जिसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। यहाँ और डिटेल देखेंगे हम। Renewable resources which are capable of getting replenished or renewed quickly are known as renewable resource. Wind and solar energy are examples of such resources. इसी की बात अभी हम लोगों ने की थी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में those resources whose stock is available in limited amounts in different parts of the world are non-renewable resources. If any of these resources get exhausted, it will take thousands of years for them to get replenished or renewed again. अगर एक बार हम इसको यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा उसकी सप्लाई होने में कई हज़ार साल भी लग सकते हैं। As this time period is more than that of the lives of human, these resources are called non-renewable resources. The examples of such resources, अब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, अभी इसकी बात हम लोगों ने की थी कि जिसको हम कोल है, इसको हम एक बार यूज़ कर लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा उसकी सप्लाई जो है वो कई हज़ार साल बाद हो सकती है या शायद ना भी हो, तो इसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, इसको मैन मेड रिसोर्सेज भी कहते हैं, कि जो ह्यूमन बीइंग द्वारा कुछ भी इन्वेंशन किया गया, कुछ भी इनोवेशन किया गया, इसको हम
ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। समटाइम डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज टेक द फॉर्म ऑफ ए रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज्ड बाय ह्यूमंस। जब किसी नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हमने फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू कुछ और तरीके से हमने चेंज करके कुछ और बना दिया तो उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स माना जाता है। अर्लियर पीपल डिड नॉट कंसिडर आयरन ओर ए रिसोर्स until they learned the method of extracting iron from this ore. Natural resources are useful in constructing various things such as vehicles, roads, bridges, buildings, and machinery, which are considered human made resources. Technology is another important example of human made resource. जब हम आयरन के बारे में नहीं जानते थे, जब हम आयरन ओर से आयरन को निकालना नहीं जानते थे तो आयरन हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं था। लेकिन जब हम वो मेथड जान गए, वो टेक्निक जान गए, तो आयरन ओर से हम आयरन निकालने लगे और आयरन का हम यूज़ करने लगे बिल्डिंग बनाने में, हम प्लांट बनाने में, घर बनाने में। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से केवल पॉसिबल हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नए मेथड से केवल पॉसिबल हुई हैं। तो इसको ह्यूमन मेड रिसोर्स बोला जाता है, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं था। नेचुरल रिसोर्स आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिंग वेरियस थिंग्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। व्हीकल्स, रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी विच आर कंसिडर्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप करता है, तो उसको भी हम मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, रोड, कार्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये क्या है, ये मैन मेड है, इसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। और नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स अगर नहीं है उस कंट्री में तो बाकी किसी रिसोर्स का यूज़ किया नहीं जा सकता है, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। As people gain skills, knowledge, and technical advancement, they start making good use of nature so that more resources could be created. This is the reason why humans are also considered as a significant resource. With the help of education and health, people are transformed into valuable resources. The improvement of different skills in order to create more resource is known as human resource development. आपको पता है कि हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसको हम HRD मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वो सब उसके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं। इस मिनिस्ट्री का काम ये है कि कैसे ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारी कंट्री की मैन पावर है, जो ह्यूमन पावर है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर, CA, टीचर, ये ह्यूमन रिसोर्स हैं कंट्री के। इनको ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू एक रिसोर्स में कन्वर्ट करने का काम HRD मिनिस्ट्री करती है। तब जाके कंट्री में जो है पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाता है। चाइना आपको पता है, बीइंग अ हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, उसके ऊपर पॉपुलेशन का कितना बर्डन है, लेकिन वो पॉपुलेशन उसके लिए कहीं से बर्डन नहीं बनी, कहीं उसके डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उसने अपने ह्यूमन जो पावर है, जो मैन पावर है, उसको चाइना ने कन्वर्ट कर दिया अपने रिसोर्स में, जो कि प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो कंट्री के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए चाइना में पॉपुलेशन जो है वो कहीं से ऑब्स्टेकल नहीं बन पाई। तो ह्यूमन रिसोर्स एक किसी भी कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता उस कंट्री में। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप होना चाहिए किसी भी कंट्री में। अब इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं जो ह्यूमन कैपिटल है वही ह्यूमन रिसोर्स है। नॉलेज, क्रिएटिविटी, विजडम,
जजमेंट, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग। ये सब अगर ये कहा जाए बहुत शॉर्ट में कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, तो किसी भी कंट्री में किसी भी समय जो स्टॉक है ह्यूमन पावर का, ऐसे लोगों का स्टॉक, ऐसे ह्यूमन बीइंग का स्टॉक जो स्किलफुल हैं, जिनके अंदर एबिलिटीज़ है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो इफ़िशिएंट लोग हैं, उनका जो स्टॉक होता है उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं और वही ह्यूमन रिसोर्स होता है। कन्वर्जिंग कंजर्विंग रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है, ये बात यहाँ पर समझेंगे कि रिसोर्स किसी भी कंट्री में लिमिटेड होता है और उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, ये बात यहाँ देखिए। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम सो दैट दे गेट रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो गॉड गिफ्टेड है, जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, उसको अगर हम सावधानी से यूज़ करेंगे, केयरफुली यूज़ करेंगे, एंड गिविंग देम टाइम सो दैट दे गेट रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्व। और अगर उन रिसोर्सेज को टाइम हम देंगे रिन्यूएबल होने का, तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाएगा कि हम जो रिसोर्स है उसको कंजर्व कर रहे हैं। कंजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूसेज एंड बैलेंसिंग देयर नीड एट द सेम टाइम इज नोन एज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबको पता है, अभी इसके भी आगे हम बात करेंगे। रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व इन डिफरेंट वेज। ए पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द गुड्स। देखिए, रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द गुड्स, ये है रिसोर्स को कंजर्व करना। ये तीन चीज़ों में कोई भी चीज़ हो सकती है जो उस कैटेगरी को डिफाइन करता है कि रिसोर्स को कंजर्व किया जा रहा है। बाई रिड्यूसिंग, उस रिसोर्स को कम से कम यूज़ करना, रिसाइकलिंग, फिर से उसको यूज़ करना, और रीयूजिंग द गुड्स, ये तीनों स्टेप जो हैं ये कहलाते हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के। सिंस द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज लिंक्ड विथ ईच ऑफ देयर, मेकिंग ए डिफरेंस अल्टीमेटली मैटर्स। अब यहाँ कुछ रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए जो बहुत इजी एग्जाम्पल माने जाते हैं। मेक शॉपिंग बैग्स विथ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, पुराने न्यूज़पेपर से शॉपिंग बैग बना लेना। मेक बास्केट्स विथ बम्बू स्टिक, बम्बू स्टिक से जो है वो बास्केट को बनाना। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कर देना। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर बाय चेकिंग लीकेजेस एंड क्लोजिंग टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, बहुत पानी बहुत यूज़फुल है, इसको कैसे भी जो है उसका मिसयूज़ नहीं करना। अगर टैप में लीकेजेस है तो उसको चेंज करवा देना, टैप को ऑफ कर देना, अगर वाटर जो है वेस्टेज नहीं होना है पानी का। और वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, रीयूज़ वाटर फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, कि कैसे हम पानी को दोबारा यूज़ कर सकें प्लांट्स की वाटरिंग में और वॉशिंग में। तो ये सारे इजी मेथड हैं जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ये देखिए ट्रिपल आर जो है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, इसको ध्यान रखना है। आर क्यूब, आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रीयूज़ एंड आर फॉर रिसाइकिल, ये रिसोर्स को कंजर्व करने के तीन बहुत अच्छे तरीके हैं। अब यहाँ बात करने जा रहे हैं हम, रिसोर्स दो तरीके के हो सकते हैं अगर यहाँ पर हम बात करें तो। एक को हम बोलते हैं बायोटिक और दूसरे को बोलते हैं अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, कौन से रिसोर्स को हम बायोटिक मानते हैं? जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, बग्स, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं जो लिविंग माने जाते हैं। और अबायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं। वाटर, सॉइल, सनलाइट, एयर, रॉक्स, रेन,
तो रिसोर्स को दो अलग अलग पार्ट में यहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो आप देखिए आपके सराउंडिंग में जहाँ पर आप हैं उसको कैटेगराइज कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि कौन से रिसोर्स जो है वो बायोटिक माने जाएंगे। आपके आसपास जो आपको दिख रही हैं चीज़ें, जो दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी आप कैटेगराइज कीजिए उनको और लिस्ट बनाइए, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। सेकंड है, रिसोर्स को यहाँ और दो तरीके से बांटा जा सकता है अगर देखा जाए तो, यूबिक्विटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज किसको कहते हैं? ए यूबिक्विटस रिसोर्सेज इज वन विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज इज वन विच इज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन और फिजिकल कंडीशन। देखिए जो यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो हर जगह पाया जाता है, कहीं भी वर्ल्ड में वो पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एयर है, एयर हर जगह पाया जाता है, वाटर हर जगह पाया जाता है, ये यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं। इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन। और लोकलाइज रिसोर्सेज जो हैं वो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, जैसे मिनरल्स हैं कहीं कहीं पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। द प्रेजेंस ऑफ ए लोकलाइज रिसोर्स इज गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज रिसोर्सेज को भी यहाँ समझने की कोशिश करनी है कि यूबिक्विटस रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यूनिवर्सल हैं, वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं, एयर है, वाटर है, सनलाइट है। और लोकलाइज रिसोर्सेज जो हैं वो जो पर्टिकुलर रीजन पर, एरिया पर डिपेंड करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब देखिए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज वर्ल्ड की हर कंट्री इसकी बात कर रही है। कंट्रीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर इस बात की चिंता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और कैसे इस लिमिटेड रिसोर्सेज से जो ह्यूमन बीइंग है उसकी अनलिमिटेड जो वांट्स है, जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल किया जाए। और ऐसा करते हुए हमारी नीड्स को, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स से कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। तो ऐसा डेवलपमेंट का जो पाथ है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने जो डेफिनीशन दी है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो बहुत क्लियर कट इस डेफिनेशन में बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जबकि हम प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट के साथ हम कंप्रोमाइज़ ना करें। तो ऐसे डेवलपमेंट का पाथ होना चाहिए जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो क्या क्या होते हैं, इस आपको इस सर्किल में दिख रहा है जहाँ पर बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। प्रॉस्पेरिटी, प्लानेट, पार्टनरशिप, पीस और पीपल, अलग तरीके से उसको कैटेगराइज किया है। तो इसका बस इतना ही यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम पीस, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और यहाँ कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए इसकी बात भी यहाँ पर कर लें थोड़ी सी कि ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये रीजंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है क्यों होना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to care for their own environment। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, ये 6 प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा ये रिसोर्स को डिफाइन करता है और रिसोर्स के अलग अलग
जो पार्ट हैं उनकी बात करता है, कैसे हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए कि कैसे किन रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हों, उनको कैसे जो है बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी गोल जो है वो अचीव किया जा सके। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, और जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे।